हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर इस दीपावली के उत्सव पर आप लोगों की मन्नतें पूरी करें और जो भी आप अभी भर्तियों की तैयारी में लगे हैं जल्द ही उनमें आपको सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, उत्तराखंड की तमाम भर्तियों पर यदि आप अगर बेहतर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशल तौर पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी के विषय में। दोस्तों, आप यदि अगर उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि पिछली वैकेंसियां जो रही हैं उनमें कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की आपके साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लें ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके सभी पॉइंटों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें, देखिए, उत्तराखंड पुलिस में अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके लिए एक तो पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, जब ऑनलाइन कराने आप जाएं तो ऑनलाइन कराने के टाइम पर ये भली भांति आप चेक कर लें कि जिस कैंडिडेट से आप ऑनलाइन कराने जा रहे हैं उन्होंने पहले ऑनलाइन कर रखे हैं अथवा नहीं कर रखे हैं। ऐसा ना हो कि किसी भी अनजान कैंडिडेट से आप ऑनलाइन करा दें और वो आपके आवेदन करने में कोई गड़बड़ कर दें। देखिए, पिछली भर्तियों में ऐसा होता रहा है दोस्तों कि किसी भी कैंडिडेट के हाथ में कागजात पकड़वा दिए जाते हैं और ऑनलाइन करते टाइम पर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण से उनके आवेदन निरस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप उत्तराखंड पुलिस की इस भर्ती का जो अवसर है ये हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और इसमें आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, क्योंकि दोस्तों 2000 पदों पर ये वैकेंसी है और इसमें अगर बात करें दोस्तों तो काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी आप सभी के लिए। तो आप यदि अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंटों का आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए उसके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, देखिए, आपके पास में अगर बात करें तो योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए और आवेदन की जो तिथि है आपकी, देखिए, ये 8 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर रहने वाली है। इसके बीच में आप अपना आवेदन करा सकते हैं। बाकी दोस्तों, बात करें तो क्या दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर पाएंगे इसमें? तो साथियों, वे सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। देखिए, यदि आप उत्तराखंड से बाहर के किसी दूसरे राज्य के हैं और आपने हाई स्कूल और 12वीं की जो परीक्षा है ये उत्तराखंड से उत्तीर्ण करी हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हाई स्कूल और 12th यदि आप लोगों का उत्तराखंड से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपका है अधिमानी योग्यता का। देखिए, अधिमानी योग्यता क्या होती है दोस्तों? देखिए, जैसे प्रादेशिक सेना में यदि आपने 2 वर्ष की सेवा दी है या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास में है तो इसका लाभ आपको फाइनल कट ऑफ के टाइम पर मिल जाता है। दोस्तों, काफ़ी बच्चे पिछले टाइम पे भी वैकेंसी में पूछ रहे थे कि क्या एनसीसी बी सर्टिफिकेट का अभी हमें कोई लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अभी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको उस टाइम पर मिलता है जब आपकी फाइनल कट ऑफ लग रही होती है और मान लीजिएगा 2 3 या 4 ऐसे कैंडिडेट हो जाते हैं जिनके नंबर इक्वल होते हैं और उनका एज क्राइटेरिया भी बराबर होता है तो आपको इन डॉक्यूमेंट के आधार पर वरीयता दी जाती है। तो आपके पास यदि अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपका न्यूनतम सेवा रही है तो आप इसको जरूर लगा दें, क्योंकि ये आपके कहीं पे भी काम आ सकते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा आयु सीमा। देखिए, आयु सीमा की गणना आपको किस प्रकार से करनी है इसको हम अच्छे से अभी समझाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस में आयु सीमा बढ़ाने से संबंधित काफी प्रयास बच्चों ने किए, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी असर सरकार पर नहीं पड़ा और आयु सीमा यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। तो आयु सीमा आपकी 18 से 22 वर्ष ही है। अगर बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से इसमें अलग अलग छूट दी गई है। दोस्तों, आयु की जो गणना आप लोगों को करनी है, देखिए, ये 1 जुलाई 2024 से करनी है। किस प्रकार से आप गणना करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिएगा 1 जुलाई 2024 से आप लोगों को ये गणना करनी है तो आप किस प्रकार से अपनी आयु की गणना करेंगे। मान लीजिएगा कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका जन्म तिथि 1/5/1999 है तो दोस्तों इसका जो एज निकल के आएगा बच्चे का वो मान लीजिएगा, ठीक है, यहाँ दिनों में शून्य हो जाएगा, महीने 2 होंगे और वर्ष हो जाएंगे आपके 25। तो इस आधार पर अगर बात करें तो ये जनरल कैटेगरी से अगर बच्चा है तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। कैटेगरी के हिसाब से इसमें चूंकि छूट मिल जाएगी तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है।
बाकी दोस्तों फॉर्म भराने से पहले आप अपनी आयु की गणना इस प्रकार से जरूर करके देख लें, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। अगले पॉइंट पर अगर बात करें दोस्तों, तो जैसे DFF कैंडिडेट हो गए आपके, इसके अलावा SC ST OBC जो कैंडिडेट हैं इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, और देखिए पूर्व सैनिक जो कैंडिडेट हैं इनको 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। बाकी देखिए बात करें होमगार्ड सेवा में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1 जुलाई 2024 को 3 वर्ष सेवा के पूरे हो चुके हैं, इनको भी 5 वर्ष की छूट आयु सीमा में दी जाएगी। दोस्तों अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण हैं आपके 5, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप, देखिए एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आप किसी अच्छे ऐसे जानकार व्यक्ति से ही अपना ऑनलाइन कराएं जो कि इस बारे में नॉलेज रखता हो। आप अपने फ़ोन से या फिर किसी भी अनजाने व्यक्ति से ऑनलाइन बिल्कुल ना कराएं, नहीं तो किसी भी गलती के कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आप दोस्तों जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट आपके 5 स्टेप हैं, और ये 5 सभी स्टेप आपको पूरे करने होंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के टाइम पर। दोस्तों अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो देखिए जो आपका नवीनतम रंगीन फोटो लगना है, देखिए उसका आयाम कितना होना चाहिए, 150 W गुणा 200 H पिक्सल, ये आपका साइज इसका होना चाहिए दोस्तों। और जो आप अप्लाई करेंगे देखिए अपलोड करेंगे, तो आपके हस्ताक्षर का जो आयाम है ये 150 W गुणा 100 H पिक्सल में रहेगा दोस्तों। और आपका जो प्रारूप है देखिए ये जो होगा JPG या फिर JPEG, इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी जानकार कैंडिडेट से ही ऑनलाइन कराएं, अपने घर पर बैठ करके, अपने फोन से आप बिल्कुल भी ऑनलाइन ना करें। आगे दोस्तों अगले पॉइंट पर अगर बात करें तो देखिए जैसे पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है, देखिए पाठ्यक्रम में 100 अंकों का आपका पेपर होगा, जिसमें हिंदी आपकी 20 अंकों की रहेगी, GS रीजनिंग और आपका जैसे कि करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर के भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिनकी संख्या आपकी 40 रहेगी। उत्तराखंड GS आपका 40 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों आपकी मापतोल की अगर बात करें देखें, तो मापतोल में जो जनरल कैटेगरी के, OBC कैटेगरी के, SC और EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, इनका 165 हाइट होनी चाहिए, और हिल सर्टिफिकेट आपके पास में अगर है तो 160 सेंटीमीटर हाइट में आपका काम चल जाएगा। ST कैटेगरी के बच्चों की अगर बात करें तो इनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए अगर चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल चेस्ट इन सभी अभ्यर्थियों का, जनरल, OBC, SC और EWS कैटेगरी के बच्चों का 78.8 से लेकर के 83.8 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में होना चाहिए। देखिए लगभग 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांग रखा है। और ST कैटेगरी या फिर हिल सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो नॉर्मल में आपका चेस्ट 76.3 होना चाहिए, और फुलाव के बाद में ये आपका 81.3 होना चाहिए। इसके अलावा देखिए बात करें तो कौन से कागज इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, देखिए जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए कुछ विशेष यहाँ पर कागजों की कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके अलावा देखिए बात करें तो जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए। दोस्तों पिछले टाइम में EWS और OBC को लेकर के काफी विवाद भी रहा था, और DV के टाइम पर बच्चों के कागज बाद में भी तैयार करवाए गए थे। तो आपको इसका बहुत अच्छे से पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन के टाइम पर जो कागज आपके लग जाते हैं फिर यही बाद तक आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। दोस्तों आपका देखिए EWS कैटेगरी का जो प्रमाण पत्र है ये 1 अप्रैल 2024 से 29 नवंबर 2024 के मध्य का बना हुआ होना चाहिए। ये बात आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। देखिए आप अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS का जो आपका सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 29 नवंबर 2024 के मध्य का ही होना चाहिए। अगर आपने EWS का प्रमाण पत्र देखिए 1 अप्रैल से पहले बनवा रखा है तो आप इसको रिन्यूअल अभी करा लें। और वित्तीय वर्ष देखिए आपका क्या होना चाहिए, देखिए वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 2023-24 की आय की आधार पर ये आपका EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य होना चाहिए। दोस्तों ये कंडीशन पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि देखिए पटवारी जो है इसमें भी गलतियां कर देते हैं, तो आप इन पॉइंटों को जरूर देख लें। तो ये पॉइंट आपको EWS वाले बच्चे को जरूर पता होने चाहिए। आगे दोस्तों अगर बात करें तो देखिए OBC वाले जो कैंडिडेट हैं
उनका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का ये 3 वर्ष तक ही वैलिड होता है। तो साथियों आपका जो सर्टिफिकेट है ये अगर 29 नवंबर 2024 तक मान्य है तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा अपने डॉक्यूमेंट आप रिन्यूअल करा लें, फिर से बनवा लें, तभी आप बाद में अप्लाई करें। दूसरा एक और चीज दोस्तों, आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो अगर आधार कार्ड में आपके त्रुटि है तो इसको भी आप ऑनलाइन कराने से पहले पहले सही करा लें, अन्यथा दोस्तों आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। और ऐसा पिछली भर्तियों में दोस्तों होता रहा है कि कई बच्चों को देखिए डीबी में बाहर कर दिया गया था और उनके बाद में देखिए 7 दिन का जो टाइम मिला था उनमें कागज उनके कंप्लीटली नहीं बन पाए थे। तो दोस्तों आपके पास में अभी एक पर्याप्त टाइम है। देखिए आपने अगर अभी अपने कागजों को सही से तैयार नहीं कराया है तो आप इनको जरूर तैयार करा लें, अन्यथा दोस्तों बाद में आपकी दिक्कत आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए दोस्तों, आप यदि अगर उत्तराखंड पुलिस वैकेंसी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कनिष्ठ सहायक, सीजपाल, इसके अलावा जो अन्य वैकेंसियां आपकी यूके SSSC या यूके कंडक्ट कराएगा उनको लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं और दोस्तों आने वाली वैकेंसियों में इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की जो ये वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग आपकी अगर कोई और समस्या है तो आप कमेंट करके इसके विषय में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।